हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र यादव वंस अगेन ऑन सिनॉप्सिस आईएएस। और आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रीज के बारे में कि किस तरह से इंडस्ट्रीज का हमारी इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस है। उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लिए हैं, पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए थे उनको बेस बना करके आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये आती है कि इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि औद्योगिकीकरण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब। ये 3 नंबर से 6 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझाना है आपको। तो जो सेक्टर प्राइमरी उत्पादों को यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट में बदल देता है, उस सेक्टर को, उस यूनिट को हम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया कि प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण उत्पादों में रूपांतरित करने वाली गतिविधि को औद्योगिकीकरण कहते हैं। मतलब प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने की, तो उस प्रोसेसिंग को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक उत्पादों को द्वितीय उत्पादों में बदला जाता है, प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट में बदला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो आप इसको लिख पाओगे। दूसरी चीज, द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिकीकरण क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इकोनॉमी के अंदर, उसे ही हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इसमें विनिर्माण है ना आपका, और विद्युत है, गैस प्रसंस्करण क्षेत्र है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और विद्युत गैस प्रसंस्करण क्षेत्र, ये बहुत सारी चीजें, इसके आयाम है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और इसमें क्या आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो कि इसका यूज कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, तो उसके लाभ हमें बताने। तो लाभ क्या होंगे इसमें, ये भी 6 नंबर में अलग से पूछ लेते हैं कई बार, कि पॉइंट लिखना पड़ता है ना, शॉर्ट में, कि आपको इसके क्या बताने हैं, लाभ बताने हैं, प्रॉफिट्स बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं। तो पहला लाभ क्या होता है इससे, उत्पादों के मूल्य वर्धन में सहायक है। मतलब वैल्यू एडिशन हो जाता है, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है इसमें, एग्रीकल्चर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, रोजगार के सृजन में सहायक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी। और चौथा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, वो निर्यात संवर्धन में सहायक, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करता है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है आपकी कंट्री में, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, चीज़ों को बाहर भेज सकते हो। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, बहुत आता है एग्जाम में, अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें और क्या जोड़ सकते हो आप, ये एक डेटा और जोड़ सकते हो। अगर थोड़ा और बड़ा करना है इसको, आपको ये बताना पड़ेगा कि 1950 और 51 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना योगदान था जीडीपी में, इतना था। आज ये बढ़ करके कितना हो गया था, 2009-10 के आंकड़े का हम उठा के देखें तो 28.1। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये आपको याद रखना है, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कितने बढ़ गए हैं, लगभग 22% रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। तो ये एक अलग से इफेक्ट डाल सकते हो। अभी रिसेंटली कोरोना के कारण ये सेक्टर जो है 25% के आसपास लाई कर रहा है, बहुत नेगेटिव ग्रोथ हो रही है इस सेक्टर में। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं भारत में, 5 ईयर प्लान जो बनाए गए हैं, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसको रिलेट करना पड़ता है कि 5 ईयर प्लान को आपको किस पर्सपेक्टिव में समझाना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में समझाना है। तो आपको इसको पॉइंट वाइज समझाना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट में आप पहली पंचवर्षीय योजना ले लो, इसमें क्या किया, औद्योगिक विकास पर हमने ध्यान दिया, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों पर ध्यान दिया। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र पर काम करना स्टार्ट किया। हमने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 2.8 किस में लगा दिया, इंडस्ट्रियल में लगा दिया, माइनिंग वगैरह में लगा दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने बेसिक इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में काम किया, है ना, बेसिक इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया। हमने अपने कुल एक्सपेंडिचर का 20.1% एक्सपेंड किया। तो ये सारे पॉइंट आपको पंचवर्षीय योजना के हिसाब से समझाने हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी हमने यही काम किया, टोटल 21, ये हमने उतना ही रखा लक्ष्य, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में खर्च किया। चौथी पंचवर्षीय योजना में
व्यय कितना किया हमने 18 पॉइंट, तो ये एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम समझा सकते हैं, ठीक है। फिर पांचवी में हमने 22.8, तो ये आंकड़े अगर आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप कुछ पंचवर्षीय योजना लेकर के लिख सकते हो, ये सारी लिखना जरूरी नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई, लिबरलाइजेशन की प्रोसेस, तो कुछ कीवर्ड आप पकड़ लीजिए, है ना। और इस पर व्यय कितना किया, 13.8% किया। तो ये सारी चीजें आपको, कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं, कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, ये है ना। 10वीं में तो टोटली आपको जो है ये समझाना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना में सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने लॉन्च की थी, 77 में दूसरी की थी। तो ये टोटली आपको क्या करना है, अपने हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक नीति का अर्थ समझाइए, 3 नंबर में। और अगर इसको पूरा का पूरा पूछ लिया है तो 15 नंबर में आपको क्या पूछ सकते हैं, ये केवल इतना पूछ सकते हैं आपसे 3 नंबर में, औद्योगिक नीति का अर्थ समझाइए, तो आपको इतना लिख करके आ जाना है। महत्व अगर पूछ लें तो महत्व हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, रोजगार के सृजन, रोजगार का सृजन करना, ठीक है, निर्यात बढ़ाना, कृषि को सपोर्ट करना, ठीक है, जॉब क्रिएट करना, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये महत्व है, तो हम महत्व पहले पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा पिछली स्लाइड में डला हुआ है। अब अगर मैं बात करूं औद्योगिक नीति की, तो देश में हम क्या चाहते हैं, औद्योगिक विकास चाहते हैं, आर्थिक वृद्धि चाहते हैं। भारत में आज़ादी के बाद हमने किस चीज़ पर फोकस किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर फोकस किया, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को आगे ले जाने की बात की। तो हम क्या चाहते हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ चाहते हैं, तो ग्रोथ चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाना चाहते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। तो हमारे देश का संतुलित विकास हो सके इसलिए औद्योगिक नीति लाई जाती है, ये पॉइंट आप इसमें लिख देना। अब कितनी औद्योगिक नीति बनाई गई है तो एक एक करके आप सब समझा दो। अब ये कई बार अलग से पूछ लेते हैं 6 नंबर में कि आप केवल और केवल इसको समझाओ, है ना। औद्योगिक नीति 1948 की आज़ादी के जस्ट बाद बनाई गई थी, और उस समय तत्कालीन जो वाणिज्य मंत्री थे, श्यामा प्रकाश प्रकाश मुखर्जी कमर्शियल मिनिस्टर थे। उन्होंने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को लेकर के एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट रखा। और इसमें हमने इंडस्ट्रीज को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में, ABCD 4 भागों में, 1 2 3 4 4 भागों में बांटा। फर्स्ट कैटेगरी में हमने नेशनल इंपॉर्टेंस की इंडस्ट्रीज को रखा, इंडस्ट्रीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उनको इसमें रखा गया, ठीक है। और इसमें जैसे आपकी बात करूं, परमाणु शक्ति से संबंधित इंडस्ट्री हो गया, रेलवेज, है ना। द्वितीय वर्ग में हमने 6 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बेस्ड जो इंडस्ट्री थी वो रखा, कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान वगैरह से जुड़ी हुई, है ना। और दूसरी खनिज तेल उद्योग वगैरह की इंडस्ट्रीज को भी हमने यहाँ पे रखा। लेकिन एक शर्त इसमें जोड़ दी गई कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पे काम तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार को लगेगा तो वो उसका क्या कर सकती है, राष्ट्रीयकरण कर सकती है, यानी कि उस प्राइवेट कंपनी को सरकारी कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। ये शर्त तो इसमें डाल दी थी, ये पॉइंट याद रखना, ये बार अलग से पूछ सकते हैं, राष्ट्रीयकरण की शर्त किस औद्योगिक नीति में रखी गई थी। तीसरी जो है 18 उद्योगों को इसमें रखा गया, रासायनिक उद्योग, चीनी, सूती, वस्त्र उद्योग, है ना, ये सारी चीजें इसमें रखी गई। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों इसमें काम कर सकते हैं। और चौथी जो कैटेगरी थी उसमें हमने केवल वो उद्योग रखे जो बच गए थे, ज़्यादातर कृषि उद्योग इसमें आ गए। फिर आई 1956 की औद्योगिक नीति, इसमें हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, 1950 की जो घोषणाएं हुई थी, डिक्लेरेशन हुई थी, उन्हीं घोषणाओं को हमने कंटिन्यू रखा। और इंडस्ट्रीज को हमने 3 वर्गों में बांटा, ए और बी को हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 17 उद्योग इसमें आ गए, ए में बी के बहुत सारे उद्योग शामिल कर लिए गए। और बी कैटेगरी में हमने 12 उद्योग रखे, और सी कैटेगरी में जो बचे उनको रखा गया, तो निजी क्षेत्र के कई उद्योग, तो 3 कैटेगरी में उद्योगों को बांट दिया गया। ये औद्योगिक नीति क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो कुटीर और लघु उद्योगों पर ध्यान दिया गया, और साथ साथ इसमें जो नीति बनाई गई थी वो कठोर नहीं थी, हार्ड नहीं थी। कोऑर्डिनेशन की बात की गई, प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन हो, इकोनॉमी में कोऑर्डिनेशन हो, इस पर ध्यान दिया गया। तो ये नीति इस मायने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लिख के आ सकते हो। 77 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप भी लिख सकते हो। ये पूरा जो सेकंड जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड थी, और इसमें लेबर्स के इंटरेस्ट
को प्रोटेक्ट करने पर काम किया गया, लेबर्स के हितों की रक्षा की गई। और 1977 की औद्योगिक नीति की खास बात क्या है, उसने 1956 की नीतियां हैं को ही फॉलो किया। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जिला औद्योगिक केंद्र का कॉन्सेप्ट आया, DIC का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें रॉ मटेरियल जो उद्योग लगाते थे, जो रॉ मटेरियल लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो जिला उद्योग केंद्र क्या करते थे, उनको वो सारी चीज़ें वहीं उसी जगह पर उपलब्ध कराते थे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया। फिर 1980 की औद्योगिक नीति आई, ठीक है, इसमें मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया गया। ठीक है, सरकारी जो उद्योग हैं उनके मैनेजमेंट को लेकर के उनकी मैनेजमेंट को सुधारने पर ध्यान दिया गया। संघवाद की बात की गई, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक फेडरलिज्म की बात की गई। छोटे उद्योग लघु उद्योगों को स्थापित करने की बात की गई। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने की बात की गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो, रोजगार के अवसर पैदा हो। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें ये हमने पढ़ी। तो अति लघु उद्योग इकाइयों की बात की गई। अगर मैं औद्योगिक नीति का मूल्यांकन करूं, तो 1990s तक आते आते औद्योगिक नीति विदेशी व्यापार नीति से भी जुड़ चुकी थी, और घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। आयात कम हो, निर्यात ज़्यादा हो, इस पर हमने ध्यान देने की कोशिश की। गुणवत्ता लाने में, क्वालिटी लाने में, उद्योगों के मॉडर्नाइजेशन करने में, इस पर हमने काफ़ी ध्यान दिया। और वर्ष 1990 तक की औद्योगिक नीति में सबसे नकारात्मक पहलू क्या था, लाइसेंसिंग प्रणाली जो थी उसको खत्म करने की हमने कोशिश की, और नए उद्योगों की स्थापना करने पर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया। तो ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम, अगले लेक्चर में हम 1991 की औद्योगिक नीति को पढ़ेंगे। ये अलग से एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल नहीं किया। खैर, आप इसको लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन ये मोस्टली आता है आपको अलग से पूछा जाता है। 15 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।